ये हाँ, यहाँ जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, वो है उग्रवाद के प्रसार तथा विकास के बीच संबंधों का वर्णन या विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है, 12 नंबर का सवाल है ये, 200 शब्दों का सवाल है। तो देखिए, उग्रवाद सब दो दो टर्म है इसमें, एक है उग्रवाद और दूसरा है विकास। अब बताइए उग्रवाद क्या होता है? तो उग्रवाद से आशय ऐसी अतिवादी विचारधारा से है जो प्रचलित सामाजिक मूल्यों को मान्यता नहीं देती, अर्थात प्रचलित सामाजिक मूल्यों को अस्वीकार करती है और समावेशी समाज का विरोध करती है। अब प्रचलित सामाजिक मूल्य क्या है हमारे? तो वास्तव में वो संवैधानिक मूल्य हैं हमारे। क्या है? लोकतंत्र हैं हम, तो लोकतांत्रिक मूल्य हैं। लोकतांत्रिक मूल्य कौन से होते हैं? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व। ये सब मूल्य हैं कि सब लोग समान हैं, एक दूसरे को समानता की दृष्टि से देखें। हम भी स्वतंत्र हैं तो अगला भी स्वतंत्र है। हमारी स्वतंत्रता की सीमा वहीं तक है जहां तक अगले की स्वतंत्रता, जहां से अगले की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, हमें अपने साथ भी न्याय मिले और दूसरों के साथ हम अन्याय न करें, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसी ही भावना और आचरण हम अपना रखें। भ्रातृत्व, एक ही देश में रहने के कारण, एक ही भारत माता की सपूत होने की सर्वसाझी भावना के अंतर्गत तो ये बंधुत्व का विचार प्रतिपादित किया गया। लेकिन उग्रवाद इनमें से किसी को नहीं मानता। और क्या प्रचलित मूल्य है हमारा? उदारवाद। उदारवाद का से आशय है जियो और जीने दो। और क्या है प्रचलित मूल्य? राष्ट्रवाद, कि हम एक ही राष्ट्र में रहते हैं। तो राष्ट्रवाद से आशय क्या है? कि जो नागरिक हैं वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखें और सह नागरिक जो हमारे साथ रहने वाले भारत के नागरिक हैं उनके प्रति हम आत्मीयता की भावना रखें। नेक्स्ट क्या है? मानवतावाद या मानववाद। मानववाद से आशय क्या है? कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका जाति, धर्म, स्वभाव, संप्रदाय, राजनीतिक विचार चाहे जैसे हो, इस अवधारणा के अंतर्गत उसको मानव के रूप में हम स्वीकार करते हैं और उसके प्रति सच्चे प्रेम की हम भावना रखते हैं। इसको हम कहते हैं मानवतावाद। लेकिन ये जो उग्रवाद है, जो ये अतिवादी विचारधारा है, ये इनमें से किसी भी मूल्य को स्वीकार नहीं करती है। न तो लोकतंत्र को, न ये उदारवाद को, न ये राष्ट्रवाद को, न मानवतावाद को, इस सबको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो तो नृशंसता की ओर जाती है। तो तो प्रचलित सामाजिक, ये ऐसी अतिवादी विचारधारा है जो प्रचलित सामाजिक मूल्यों को प्रचलित सामाजिक मूल्यों को अस्वीकार करती है और जो है और समावेशी समाज का विरोध करती है। समावेशी समाज से आशय क्या है? समावेशी समाज का मतलब जिसमें सबके सब समाज के जो भी सदस्य सबके सब शामिल हो, सबको भी सम्मान मिले, सबके सब समाज के उत्पादक गतिविधियों में भाग ले सके, समाज के विकास में योगदान कर सके और समाज के विकास से लाभान्वित हो सके। तो इस तरह से, लेकिन उग्रवाद समावेशी जो समाज है उसका विरोध करता है। देखिए, कोई भी अतिवादी विचारधारा को ले लीजिए, जिहाद को ले लिए, मुस्लिम आतंकवाद को, वो समाज को दो भागों में बांट देता है, मुस्लिम और काफिर। काफिर को न तो जीने का अधिकार है, न उसको सम्मान का अधिकार है, न उसके भगवानों को ही सम्मान का अधिकार है, और भीषण घृणा का वो पात्र है और जिहाद चलता जाता है। देख रहे, समावेशी समाज का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसी तरह नक्सलवाद को देखिए, वो क्या करता है? भूस्वामियों को जिंदा रहने को कोई अधिकार दो, उनको मार दीजिए, उनकी भूमि छीन लीजिए और बाकी तो सब सर्वहारा है। तो इस तरह से तो ये समावेशी समाज का ये विरोध करती है, इसको हम कहते हैं उग्रवाद। अब आई बात, विकास क्या होता है? तो विकास एक बहुआयामी या बहुत से पहलुओं वाली ऐसी अवधारणा है जो व्यक्तियों और समाजों के जीवन स्तर को उन्नत बनाती है। तो कई पहलू है, आयाम है इसके, जैसे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या होता है? लोगों के जो आय का स्तर है, वो लोगों की आय का स्तर ऊंचा होता है, समाज में जो रोजगार है वो बढ़ते हैं, समाज में सुविधाएं बढ़ती हैं। तो ये आर्थिक विकास के पैमाने हैं। उसके बाद आइए आप, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या है? समाज में शिक्षा का स्तर उन्नत होता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता है, स्वास्थ्य सेवाएं उन्नत होती हैं,
और जो स्वास्थ्य के मानक है वो उनमें सुधार और सुपरिवर्तन होता है। साक्षरता की दर बढ़ती चली जाती है। सामाजिक न्याय की भावना प्रबल होती है, लोगों को सामाजिक न्याय मिलने लगते हैं। अब देखिए सामाजिक न्याय क्या होता है? न्याय से ऐसी आशय ऐसे संतुलन से है जो सभी को सभी के अधिकार देती है और सभी को सभी के दायित्व सौंपती है। तो एक तो होता है व्यक्तिगत न्याय, तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच का न्याय, तो ये कानूनी न्याय कहते हैं इसको। किसी ने मुझको गोली मार दी, मैं घायल हो गया, हमारे उसके बीच मुकदमाबाजी हुई और वो या तो जेल चला गया फिर नहीं जाए, जो भी होगा, तो ये तो कानूनी न्याय है। लेकिन व्यक्तिगत न्याय से इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके पहले शब्द जुड़ा हुआ सामाजिक, अर्थात ये व्यक्तिगत न्याय से बड़ी अवधारणा है कि वितरणशील न्याय की ओर इंगित करती है। तो सामाजिक न्याय से आशय सभी सामाजिक वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास और भौतिक वस्तुओं के वितरण के संबंध में स्थितियों का न्यायपूर्ण होना है। अर्थात जो प्रत्येक सामाजिक वर्ग है, या हमारे यहाँ जैसे जातियां पाई जाती, जो जाति है, ये नहीं कहती है अवधारणा कि सबके पास बस दो दो रोटी हो, पूर्ण समानता ना। ये कहती है प्रत्येक सामाजिक वर्ग या प्रत्येक जाति के पास इतने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार हो, इतने नैतिक अधिकार हो और इतने भौतिक संसाधन हो ताकि उसका सर्वांगीण विकास बाधित तो न हो। ये बात कही। तो शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय के विकास से आशय ये है सामाजिक विकास। तीसरा पहलू है विकास का पर्यावरणीय विकास। अब पर्यावरणीय विकास क्या है? एक तो प्राकृतिक संसाधनों का धारणी या टिकाऊ रूप से उपयोग करना और उनका संरक्षण करना ताकि वे अगली पीढ़ियों के काम आ सके, जो हमारे उपभोग से बचे वे। नेक्स्ट पहलू है इसका जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना। तो ये है पर्यावरणीय विकास, तभी तो अनुकूल रहेगा पर्यावरण लंबे समय तक, उसमें हम और हमारी संततियां सुखद जीवन यापन कर सकेंगी। चौथा पहलू है इसका मानव विकास। अब यहाँ जो है मानव विकास से क्या आशय? मानव विकास से आशय है कि सभी लोगों को जो भोजन है, जो जल है, जो आवास, तो भोजन, जल, आवास आदि की जो सुविधाएं हैं वो उन तक सबकी जो है आसान पहुंच हो सके। पोषित रहे, भरपेट भोजन मिले, मात्रा की दृष्टि से भी, गुणवत्ता की दृष्टि से भी, तो जीवन प्रत्याशा उनकी बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो ये पहलू है मानव विकास का। और उनका सशक्तिकरण हो, अर्थात भौतिक रूप से, भौतिक संसाधनों की दृष्टि से अपने को आत्मविश्वासी, सतर्क, जागरूक, संपन्न महसूस करें, जिससे कि अपने शारीरिक और मानसिक संसाधनों से वे समाज के विकास में भागीदारी कर सके और समाज के विकास से लाभान्वित तो हो सके। तो इसको कहा जाता है मानव विकास। तो इस तरह जो विकास की अवधारणा है उसके चार पहलू। अब क्या बात कही जा रही है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि उग्रवाद के प्रसार तथा विकास के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो अब हम पहले शुरू में कह देंगे कि उग्रवाद के प्रसार तथा विकास के बीच संबंध जटिल तथा बहुआयामी है। तो एक दूसरे को सकारात्मक, नकारात्मक, ढेर सारे रूपों में प्रभावित करते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि विकास के अभाव में उग्रवाद उत्पन्न और प्रसारित होता है। यही बात कही जा रही। कैसे? जब किसी भी क्षेत्र में विकास का अभाव होगा, जब विकास का, और दूसरे क्षेत्रों में विकास हो रहा, तो जब दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है तो जो अभाव, विकास का अभाव वाला क्षेत्र है वो निर्धन, बेरोजगार, हर तरह से दबा कुचला, सुविधा विहीन रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्षेत्र के लोग जहां विकास का अभाव है वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं, अपने को हाशिए पर पड़ा कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है, हमारे साथ वो सौतेला व्यवहार कर रही है। तो हाशिए पर उत्पीड़ित महसूस करते हैं, कुंठा में, क्रोध में, निराशा में डूब जाते हैं, असंतोष उनका और बढ़ता है। साथ ही साथ
ऐसे विकास के अभाव वाले क्षेत्रों में निर्धनता और बेरोजगारी का साम्राज्य होता है, जिससे भी लोगों के कष्ट बढ़ते हैं और इन सब कष्टों के कारण वे उग्रवाद की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में जो उग्रवाद है, उपजाऊ भूमि पाता तेजी से ऐसे क्षेत्रों में फैलता, यही बात कही जा रही है कि विकास के अभाव में उग्रवाद उत्पन्न तथा प्रसार, ऊपर के एरो का मतलब है विकसित होना, प्रसारित होना। तो विकास के अभाव में उग्रवाद उत्पन्न तथा प्रसारित होता है। ऐसे क्षेत्र के लोग स्वयं को हाशिए पर मैंने समाज की मुख्य धारा से कटे। अब ये फिर टर्म आ गया, देखिए समाज की मुख्य धारा क्या। तो समाज की मुख्य धारा से आशय है समाज का वह वर्ग जो समाज के संसाधनों का सबसे ज्यादा उपभोग कर रहा है, समाज के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है और समाज के विकास से सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है, उसको हम समाज की मुख्य धारा कहते हैं। देखिए जैसे हम लोग हैं, तो जो जितना ज्यादा निर्धन है, जितना ज्यादा शहर से दूर है, तो उसकी पहुंच ही नहीं, समाज के संसाधनों तक तो उसकी पहुंच बहुत कम है। चाहे अच्छे स्कूल हो, चाहे अच्छे अस्पताल हो, चाहे अन्य अच्छी शिक्षा हो, चाहे नौकरियों के प्रति जागरूकता हो, चाहे तैयारी के पैटर्न हो, देख रहे हैं ना। तो शहर में रहने वाला जो लड़का है, वो मेहनत किया, उसको सारे फंडा पता है, वो अपना एसडीएम हो गया। अब क्या अधिकारी हो के समाज के विकास में भरपूर योगदान दे रहा है और समाज के विकास से वेतन से लेकर ढेर सारी ऊपर इनकम हो रही, लाभान्वित भी हो रहा है। देख रहे, ये है मुख्य धारा। एक गांव का व्यक्ति है, निर्धन है, तो निर्धनता के चलते अच्छी शिक्षा उसको नहीं मिली, स्वास्थ्य भी उतना उन्नत नहीं रहता है, सीमित संसाधन है, गांव में खेती करके जीवन यापन कर रहा है। तो समाज के विकास में न्यूनतम योगदान वही अन्न का थोड़ा बहुत दे दे रहा है और समाज के साधनों से भी तो दूर है, भरपूर उपयोग समाज के संसाधनों को नहीं कर पा रहा। ढेर सारे ऐसे संसाधन जो हमारे समाज में उपलब्ध है, उसकी पहुंच लेकिन वहां तक है ये नहीं। कार और एरोप्लेन तो छोड़ दिए, उसके पास तो ट्रैक्टर भी नहीं थे, देख रहे ना। तू हाशिए पर, मुख्य धारा से दूर है, वही बात कही जा रही है कि ऐसे क्षेत्र के लोग स्वयं को हाशिए पर, उत्पीड़ित तथा मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस करते हैं। इससे उनमें कुंठा, क्रोध और निराशा उत्पन्न होते हैं। साथ ही ऐसे क्षेत्रों में निर्धनता तथा बेरोजगारी भी लोगों के कष्टों को बढ़ाते हैं, जिससे ऐसे क्षेत्रों में उग्रवाद प्रसारित तो होता है। ये चीज पहली बात, तो विकास के अभाव में उग्रवाद फैलता है, पहली बात ये बताई। तो वही विकास के अभाव उग्रवाद कैसे पैदा करता। दूसरा, विकास की प्रक्रिया भी उग्रवाद का प्रसार करती है। अगर ये विकास की प्रक्रिया असंतुलित है, तो दूसरा पहलू ये कि असंतुलित विकास किस प्रकार से उग्रवाद को प्रसारित करता है। तो विकास की जो असंतुलित प्रक्रिया है, वो अनेक तरह की विकास विभाजन पैदा करती है। मतलब असंतुलित है ये, तो सबके साथ न्याय नहीं कर पाती। किस तरह की विकास विभाजन पैदा करती है, मतलब किसी पहलू में ज्यादा विकास तो किसी कम। एक तो अंतर क्षेत्रीय विभाजन, तो जिस पूरे क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया चल रही है, तो वहां कुछ क्षेत्रों का तेज विकास करती है, अब कुछ क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। तो वे क्षेत्र जो पिछड़े रह जाते हैं, उनका क्रोध भड़कता है, वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं और उसी असंतोष के बल पर उग्रवाद उन पिछड़े क्षेत्रों में भड़क जाता है। अंतर क्षेत्रीय अगर असंतुलन है विकास का, तो इससे भी उग्रवाद भड़कता है। दूसरा है अंतर क्षेत्रक विभाजन। तो अगर विकास असंतुलित है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक अर्थात सेक्टर्स होते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं। एक को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक या प्राइमरी सेक्टर, इसमें कृषि व सहायक गतिविधियां आती हैं, खनन आता है इसमें। दूसरा है उसको कहा द्वितीय क्षेत्र, उसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, अर्थात पूरा विनिर्माण, कारखाने वगैरह, वस्तुओं को बनाना बेचना, ये सब का सब इसमें आता है। तो ये द्वितीय क्षेत्रक है। तीसरा कहलाता है तृतीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक। इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, इस तरह की सेवाएं, शिक्षा, चिकित्सा, तो ये सेवाएं प्रदान की जाती है। इसको हम सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। अब देखिए, अगर कहीं विकास हो रहा है, जो प्राथमिक या कृषि क्षेत्र नकार दिया गया, अगर नकार दिया गया तो किसानों का संतोष भड़कता है, फिर वे आंदोलन करते। देख रहे हैं अभी हो तो रहा है, पिछले साल 7-8 महीने टिके रहे वे सब, फिर
सड़कों के किनारे आ गए, सरकार कह रही है हम बहुत दे रहे हैं, वो कहते हैं मरे जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, इसी तरह असंतोष भड़कता है और फिर समाज में अराजकता है। उद्योग धंधों के लेके अगर पिछड़ापन है, बाकी कृषि और सेवा ठीक चल रहे हैं, तो युवा युवा लोग हैं, सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ मिलता है? उद्योग धंधों में। अगर उनके वो कहीं पिछड़ गए हैं, तो वहां जो युवा आक्रोश भड़केगा, वो युवाओं को उग्रवाद की ओर ले जाएगा। तो अंतर क्षेत्र विभाजन इस तरह उग्रवाद का प्रसार करता है। नेक्स्ट क्या है? ग्रामीण नगरीय विभाजन, कि नगरों में ढेर सारा विकास हो रहा है, ग्रामों में कुछ नहीं है, गांव एकदम पिछड़ जा रहे हैं, विपन्न है, शहरों पर पैसा बरस रहा है, तो उससे ईर्षा, द्वेष, कुंठा, निराशा गांव वालों की भड़कती है और फिर नक्सलवाद पैदा होता है। तो ये इस तरह से उग्रवाद का प्रसार होता है। तो यही चीज कि विकास की असंतुलित प्रक्रिया अनेक प्रकार के विकास विभाजन, जैसे अंतर क्षेत्रीय विभाजन, अंतर क्षेत्रक विभाजन, ग्रामीण नगरीय विभाजन आदि पैदा करती है, जिसके फलस्वरूप असंतोष बढ़ता है, जिससे उग्रवाद का बढ़ता है, ऊपर का एरो, जिससे उग्रवाद का प्रसार अर्थात विकास होता है। और क्या होता है? विकास परियोजनाएं जब लगती है, तो वहां से ढेर सारे लोगों का विस्थापन होता है। एक तो समुचित विस्थापन, मैंने पर्याप्त मुआवजा दिया जाए जिन लोगों को हटाया जा रहा है, और दूसरी जगह पर उनको ठीक ठाक स्थिति में बसाया जाए, इसको कहते हैं हम समुचित विस्थापन। दूसरे तरह का होता असमुचित विस्थापन, अर्थात ना तो उनको पर्याप्त मुआवजा दिया गया और ना उनका पुनर्वास किया गया, तब लोगों का क्रोध भड़कता है, जिससे उग्रवाद का प्रसार होता है। तो विकास परियोजनाओं के कारण लोगों के असमुचित विस्थापन से भी उग्रवाद भड़कता है। भूमि सुधारों की असफलता भी यही परिणाम देती है। निर्बल वर्ग को बड़ी आशा होती है कि गांव में जब भूमि सुधार हो तो भूमि निकले, फालतू जो अतिरिक्त भूमि है भूमि स्वामियों के पास, और भूमिहीनों में उसका समुचित वितरण हो। जब भूमि सुधार असफल होते हैं तो अतिरिक्त भूमि सरकार निकाल नहीं पाती, तो भूमिहीनों के बीच वितरण हो नहीं पाता, तो भूमिहीनों का क्रोध भड़कता है, और जिससे भी उग्रवाद का प्रसार होता है। तो ये दूसरी बात कही जाए। अब उग्रवाद के प्रभाव क्या होते हैं? जिन क्षेत्रों में उग्रवाद का प्रसार होता है, वहां ये उग्रवाद एक हिंसक अतिवादी विचारधारा है, तो हिंसा और अपराध बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा जाती है। देख रहे हैं, आधारभूत संरचना, अधोसंरचना को भीषण हानि होती है, उद्योग धंधे हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो सब उद्योग धंधों में लूट मची, उद्योगपतियों को लूटने लगते हैं। ये जो हिंसक उग्रवादी है वो, तो उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं। पर्यावरण को भीषण हानि होती है, ये जो जंगल हैं सब काट काट के बेचने लगते हैं, वही जो उग्रवादी तत्व आतंकवादी है। तो पर्यावरण को भीषण हानि होती है, प्राकृतिक संसाधनों की चोरी होती है, और ऐसी परिस्थिति में पूंजी निवेश होने के स्थान पर जो पूंजी वहां लगी है विकास के लिए, वो भी जो निजी लोग हैं वो अपना औने पौने दाम पर बेच के भागना शुरू कर देते हैं, तो पूंजी का पलायन शुरू हो जाता है, अर्थात पूंजी निवेश बहुत कम हो जाता है। अब जब ये सब परिस्थिति आ जाती है, तो ये जो क्षेत्र जहां उग्रवाद प्रसारित हुआ है, पहले से पिछड़ा था, अब ये और ज्यादा पिछड़ जाता है, और ज्यादा पिछड़ जाता है, तो लोगों का असंतोष और भड़कता है। जब और भड़कता है तो उग्रवादी जनता को सिखाते हैं कि सब ये सरकार की करतूत है, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और इस तरह से उस पीड़ित जनता की हमदर्दी खुद हासिल करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, सरकार की बदनामी होती है, और इस तरह उग्रवाद अपनी ताकत क्षेत्र को पीछे करता जाता है, और उग्रवाद अपनी ताकत बढ़ाता चला जाता है। नेक्स्ट बात एक और मौजूद है, एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि समुचित की आर्थिक सामाजिक विकास एवं समृद्धि उग्रवाद को रोकने का भी काम करते हैं। कैसे रोकते हैं? अगर कहीं भी संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है, लोगों की समृद्धि बढ़ रही है, तो लोगों की आय का स्तर ऊंचा है, घर मकान दुकान गाय भैंस सब अपना इकट्ठा कर ले रहे हैं, अपने संतानों की शिक्षा और स्वास्थ्य और जो करियर है उसकी चिंता कर रहे हैं, तो उसी दिशा में अपना चलते जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जो लोग हैं वो उग्रवादी विचारधारा, उग्रवादी विचारों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। जब उग्रवाद को कोई सुनने वाला नहीं होता, लोग उसकी अवहेलना करने लगते हैं, तो धीरे धीरे उग्रवाद मर जाता है। तो इस तरह से ये बात कही जा रही है।
ये आर्थिक सामाजिक विकास और समृद्धि उग्रवाद को समाप्त भी करते, उग्रवाद की रोकथाम भी करते, उग्रवाद को समाप्त भी करते। यही बात हम अपने निष्कर्ष में कह देंगे कि इस प्रकार विकास का अभाव तथा असंतुलित विकास उग्रवाद को प्रसारित करते हैं, किंतु समुचित संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास उग्रवाद का सबसे बड़ा प्रतिविष है, मतलब एंटीडॉट है, रोक देता है। सांप का विष है, प्रतिविष लगाया जाता है तो जहर खत्म। इसी तरह उग्रवाद है तो संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास हो तो यह उग्रवाद को समाप्त कर देता है। तो प्रतिविष है, सबसे प्रभावकारी प्रतिविष है। इसीलिए सरकार संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर दे रही है। तो ये चीज कही जा रही, ठीक है, ये बात है। देखिए फुल क्वेश्चन ये है, ये चीज है, इसमें छोटा बड़ा नहीं करना, एकदम बैलेंस करके मैंने बना दिया है इसको। तो सीमित 220 शब्द के बीच का है, जितना कि आपको लिखना है, ठीक है। तो ये चीज